कर दिया। चल देखो, पढ़ाए तो नहीं है। अब देखो क्या है, करंट। ठीक है, तो करंट हम लोग मेनली कंडक्टर में पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है और हम इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दिए, यानी एक सेल लगा दिए। ठीक है, तो जब हम लोग सेल लगाते हैं तभी इसमें करंट एग्जिस्ट करता है कंडक्टर में, नहीं तो करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये टर्मिनल प्लस वाला है और ये टर्मिनल माइनस है, और इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकलता है और निगेटिव पे फिर आई आएगा, और आई फिर अंदर में भी एग्जिस्ट करेगा, अंदर में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, करंट अंदर में भी एग्जिस्ट करेगा। और ये जो है ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, और ये क्या है, ये कंडक्टर है। और ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर्स में जो करंट होता है वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण होता है। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है ना, मतलब वो n हम बता रहे हैं, n मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है 10 टू द पावर 22 से लेके 10 टू द पावर 28, 10 टू द पावर 22 से लेके 10 टू द पावर 28 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक यूनिट क्यूब में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये कंसंट्रेशन है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है। और जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तभी इसमें करंट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो करंट हमको निकालना है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम बोलते हैं कि करंट क्या होता है, करंट दो तरह का होता है। हम करंट अभी जो बात कर रहे हैं वो कंडक्टर में बात कर रहे हैं, करंट इन ए कंडक्टर, करंट इन ए कंडक्टर का बात कर रहे हैं। और अभी जो हम करंट डिफाइन कर रहे हैं वो एवरेज करंट है। वो क्या है, एवरेज करंट है। ठीक है, इसको हम आई लिख रहे हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। Q क्या है, Q है तुम्हारा चार्ज, और T क्या है, T है टाइम टेकन, T है टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो गया 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। सबसे पहला बात ये समझ लो, जब तक बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक कंडक्टर के अंदर करंट नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये तब फॉर्मूला है, ऐसा मान लेना है, जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा तो मान लेना है कि ये बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, बिना बैटरी के कनेक्ट किए हुए, बिना सेल के कनेक्ट किए हुए कंडक्टर के अंदर करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। करंट तभी एग्जिस्ट करता है जब हम लोग सेल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये तब है जब हम बैटरीज में कनेक्ट कर चुके हैं, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एक यूनिट वॉल्यूम में 10 टू द पावर 22 से लेकर 10 टू द पावर 28 तक होता है। तो Q आई इक्वल टू हो गया Q अपॉन टी। एवरेज करंट क्यों बोल रहे हैं, अब करंट को समझो, ये तो फॉर्मूला था ना, समझ गया फॉर्मूला। अब ये क्या है, ये जो हम सेट कर दिए हैं पोर्शन, ये जो हम सेट कर दिए हैं पोर्शन ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब तुम समझना इस बात को, जैसे हम यहाँ बैटरी कनेक्ट करते हैं होता क्या है, एक्चुअली होता क्या, सपोज करो कि हम 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किए, और ये जो कंडक्टर है, सपोज करो इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो L है, लेंथ क्या है, L है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, E का डायरेक्शन इधर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ये जो लेंथ है कंडक्टर का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड
p/l कंडक्टर के अंदर जनरेट हो जाता है। अब इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। हमको पता है कि फोर्स जो होता है किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसमें फोर्स जो लगता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब ध्यान से देखो, अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर है और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होता है, और अगर चार्ज निगेटिव है, मान लो ये वाला चार्ज निगेटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन बस रिवर्स हो जाएगा, उल्टा। तब QE उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर Q हम मानेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड QE ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो फील्ड के अलाउंग होगा। तो हम जब बैटरी कनेक्ट किए, बैटरी कनेक्ट करने के कारण अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा सर? फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। अब फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सिचुएशन समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन को अगर देखें, कंडक्टर के, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किए, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये चार्ज इस एरिया को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, और कितना टाइम में क्रॉस करेगा वो हमें अज्यूम कर लिए कि t टाइम में क्रॉस करेगा, तो करंट होगा I इक्वल टू Q/T। अच्छा, यहाँ हम मान लेते हैं, अच्छा Q का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि चार्ज जो होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है नहीं होता है, इसीलिए करंट इक्वल टू क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम हो गया। बोलो बात समझ में आया? तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्रॉस करता है, जिसके कारण हमको करंट मिलता है। इसीलिए एवरेज करंट हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या? I इक्वल टू चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम। और चार्ज फ्लोन किसके थ्रू? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के थ्रू। जब ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके इधर आता है तो हमको करंट मिलता है, और वैल्यू क्या होता है सर? वैल्यू होता है I इक्वल टू Q/T। समझ में आया? I इक्वल टू Q/T। अब हम यहाँ पर बहुत सारा बात बोलेंगे, ध्यान से सुनना। अब ये सब तुम लोग को करना है। जैसे मान लो हम तुमको डिफाइन किए, क्या बोले कि हम करंट इन ए कंडक्टर पढ़ रहे हैं, और हम बोले कि हम पहले डिफाइन कर रहे हैं एवरेज करंट। व्हाई एवरेज करंट? बिकॉज यहाँ पर टाइम हम डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, इधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये कंडक्टर के अंदर ये जो क्रॉस सेक्शन है वो समझो कि ये वाला क्रॉस सेक्शन है जो हम वहाँ पर बनाए हैं। मान लो कि हम इस क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किए हैं, और वही डायग्राम में हम तुमको वहाँ दिखाएं, बाहर निकाल के इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बाहर निकालिए। मान लो कि इस साइड तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत सारा, इधर भी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस एरिया को क्रॉस करता है तो हमको करंट मिलता है। यानी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। और अगर हम कंडक्टर का बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको क्रॉस करता है तो इस साइड में बहुत सारा, इस रीजन में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। देखो एक यूनिट वॉल्यूम में 10⁻22 से लेके 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। तो ये इसको क्रॉस किया, ये इसको क्या किया? क्रॉस किया, ठीक है, ये इसको क्रॉस किया। तो क्या कहना हम चाहते हैं कि ये जब इसको क्रॉस किया तो इसमें समय कितना लगा सर? t सेकेंड लगा। तो करंट, एवरेज करंट हम डिफाइन कर रहे हैं। मतलब सपोज करो कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 10 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, इसीलिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? एवरेज करंट। दो तरह का करंट होता है, एक होता है एवरेज करंट और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हमको चाहिए नहीं, हमको 1 सेकेंड में बताइए, जिस समय 12 बज रहा था उसी समय करंट बताइए, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन अगर हमको लिया नहीं 12 बजे से लेके 12:05 तक में करंट का वैल्यू बताइए, तो हम एवरेज करंट डिफाइन करेंगे। यानी एवरेज वर्ड का इस्तेमाल जो किया जाता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। और अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट का बात करें, यानी उसको हम सिंपली करंट बोलेंगे आगे से, समझ गया? जब हम करंट बोलेंगे तो समझ जाना वो इंस्टेंटेनियस करंट है, और जब हम बोलेंगे एवरेज करंट तो उसको मेंशन करेंगे एवरेज करंट। तो एवरेज करंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइन किया जाता है, और इंस्टेंटेनियस करंट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में डिफाइन किया जाता है। तो ये एवरेज करंट है, I इक्वल टू Q/T। तो I इक्वल टू Q/T, और Q का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। Q का फॉर्मूला क्या है हमको पता है, इसका जो असाइन होता है वो क्या है? सेकंड। और Q का फॉर्मूला अपने को पता है कि क्या होता है सर? Q बराबर NE होता है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया।
डिवाइडेड बाय टी, तो करंट आ गया। बात समझ में आया? अच्छा, ये करंट हो गया। अच्छा, यहाँ से तुमको क्या क्या पूछ सकता है वो हम बता रहे हैं। जैसे मान लो तुमको बोला कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब 1 कूलम चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज जब किसी एरिया को 1 सेकंड में क्रॉस करेगा तो हमको कितना करंट मिलेगा? 1 एम्पियर करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कि और पूछ सकता है तुमको कि करंट का ऐसा यूनिट, तो हम बता दिए क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, करंट का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। अब वो हम करंट, एवरेज करंट बोले या इंस्टेंटेनियस करंट बोले, सारे का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा, और उसको हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, और 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 एम्पियर बराबर सर 1 कूलम बाय 1 सेकेंड होता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है करंट का डायरेक्शन है क्या? यस सर, करंट का डायरेक्शन है, बट करंट कैसा क्वांटिटी है सर? ये स्केलर क्वांटिटी है। देखो ध्यान से, है करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे मान लो कि करंट का भी तुम देखे होगे कि 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ये सब मैग्नीट्यूड शो करता है। और करंट के पास डायरेक्शन भी होता है सर, और ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन के बारे में अगर हम बोले तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे, ये हम फोर्स का डायरेक्शन दिखाएं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था, हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसीडर, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, लेकिन यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है? ये करंट का डायरेक्शन ध्यान से देखो अंदर की तरफ दिखा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ अगर हम इसको मान ले 0 वोल्ट पे, इसको 0 वोल्ट पे, तो ये कितना वोल्ट पे आ जाएगा? V वोल्ट पे आ जाएगा ना, ये V वोल्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल, ये वाला यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट है, V वोल्ट है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0 वोल्ट है। तो ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, बट करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है सर? करंट जा रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट के डायरेक्शन के लिए तुम 2 बात बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हैं भाई? तो करंट के डायरेक्शन के लिए हम 2 बात बोल सकते हैं। यहाँ देखो डायरेक्शन लिखे हैं, डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। डायरेक्शन, करंट ऑलवेज flows from HP मतलब हायर पोटेंशियल टू LP मतलब लोअर पोटेंशियल। और क्या हो सकता है? तो द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो करंट का फॉर्मूला क्या है? I = Q/T, I = Q/T, यानी एवरेज करंट का ये फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला काम आएगा तुमको करंट निकालने में, ये फॉर्मूला। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, और बाकी कहानी तुमको यहाँ बताए। बिना बैटरी के लगाए करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिना बैटरी के लगाए करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से अगर तुम देखो तो यहाँ पर 3 चीज है, करंट है, चार्ज है और टाइम है। 3 चीज है, इसका मतलब 2 चीज दिया हुआ रहेगा तभी तीसरा चीज निकलेगा। यानी इस वाले फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? I = Q/T। अगर हम बोले कि तुमको करंट दिया हुआ है, मान लो कि करंट गिवन है, करंट क्या है? गिवन है। अगर हम बोले कि करंट I और टाइम T दिया हो, तो क्या हम Q निकाल सकते हैं? अगर करंट I दिया हो और टाइम T दिया हो, तो क्या हम करंट निकाल सकते, चार्ज निकाल सकते हैं? यस सर, चार्ज निकाल सकते हैं। तब क्या लिखेंगे? चार्ज = I × T, I × T। और अगर हम बोले कि सपोज करो कि चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं, यानी I = Q/T। समझ में आ रहा बात? तो 2 चीज हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि तुमको चार्ज दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और I दिया हुआ है, तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज और टाइम दिया हुआ है तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
करंट और टाइम दिया है तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बात ये वाला बात जो हम बोल रहे हैं, ये हम फॉर्मूला को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस फॉर्मूला को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर हमको पता है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब करंट और टाइम हमको पता हो। हम यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं सर? तब निकाल सकते हैं जब चार्ज अपने को पता हो और टाइम भी पता होगा कि चार्ज कितने समय में किसी एरिया क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। और क्या निकाल सकते हैं? टाइम भी निकाल सकते हैं। उस केस में क्या पता होना चाहिए? चार्ज और टाइम दोनों, चार्ज और करंट दोनों पता होना चाहिए। समझ में आया? तो क्या है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। सर स्केलर क्वांटिटी कैसे है सर? करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि करंट जो है वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है का मतलब क्या है सर? ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हम बोले एक वायर है ऐसे और एक दूसरा वायर है ऐसे, और मान लो कि दोनों के बीच है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और सपोज करो कि करंट इसमें जो है 3 एम्पियर जा रहा है और इसमें करंट 4 एम्पियर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट मान लो कि एक वायर इधर है तो इधर जो करंट जाएगा ना वो 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा सर? 7 एम्पियर होगा। और ये कैसा सम है सर? ये स्केलर सम है। स्केलर सम है। करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वाई क्यों है? सिंस इट डज नॉट फॉलो वेक्टर सम। मतलब वेक्टर को हम जिस तरह से जोड़ते हैं ना उस तरह से सर ये उसको फॉलो नहीं करता है। अब ध्यान से समझो कि मान लो कि एक वेक्टर है जिसका वैल्यू इधर है 3, ये वैल्यू 3 है, और एक दूसरा वेक्टर है जिसका वैल्यू इधर है 4, और सपोज करो कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या होता था इस केस में? तो सर इस केस में रिजल्टेंट होता था √a² प्लस b², यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया सर? ये 5 हो गया। तो ये वेक्टर सम है। और रिजल्टेंट किधर जाएगा सर? तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो ये जो हम तुमको बताएं ये क्या है? वेक्टर सम है। ये क्या है? वेक्टर सम है। लेकिन करंट इस तरह के सम को फॉलो नहीं करता है। देखो इधर 3 एम्पियर जा रहा है, इधर 4 एम्पियर जा रहा है, और इस पॉइंट पे 3 एम्पियर करंट आया, 4 एम्पियर करंट गया, और अगर इधर कितना गया तो दोनों को हम ऐड कर दिए 7 एम्पियर। तो करंट जो है वो केसीएल को फॉलो करता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। आगे हम डील करेंगे। करंट जो है वो केसीएल को फॉलो करता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ? किसी नोड पे आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट का सम क्या होता है? बराबर होता है। तो आ कौन कौन रहा है सर? 3 और 4 आ रहा है, तो इनकमिंग करंट का सम क्या हो गया? 7 हो गया। तो जाने वाला करंट क्या होगा सर? वो भी 7 होगा। यानी केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है, ये नोड कहलाता है, नोड। ये पॉइंट क्या कहलाता है? नोड। ध्यान से देखो, ये एक ब्रांच है, ये एक दूसरा ब्रांच है, और ये तीसरा ब्रांच है। जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांच मीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो केसीएल का क्या कहता है? केसीएल हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि केसीएल क्या कहता है। केसीएल स्टेट्स दैट एट एनी नोड सम ऑफ इनकमिंग करंट is equal to sum of आउटगोइंग करंट। यही कहता है क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ। और कुछ नहीं कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ, और कुछ नहीं कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो करंट जो है वो करंट जो है वो केसीएल को फॉलो करता है, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता। इसीलिए क्या है? ये स्केलर है। बात समझ में आया? आप ध्यान से देखो, I = Q/T पे तुमको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लो एक क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। जिसका रेडियस क्या है? r है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिखते हैं सर? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब हम
ई का बात करेंगे, ये एग्जैक्ट दिखा दिए, लेकिन जब भी हम ई लिखेंगे तो हम केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है वैल्यू इतना, और जब हम ई लिखेंगे मतलब हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, इतना समझ में आया? अच्छा, अब क्या है क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका सर्कुलर पाथ आर है और ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यहाँ से चलना शुरू किया। सपोज यहाँ से चलना शुरू किया और वापस यहाँ पर ही आया, तो यहाँ पर से चलना शुरू किया और जब यहाँ पर आया तो इसको कुछ समय लगा होगा ना बाबू। तो तुमसे पूछ रहा है करंट बताइए, तो बताओ कौन सा करंट मांग रहा है तुमसे? एवरेज करंट मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चल के यहाँ पर वापस आएगा तो इसको कुछ समय लगेगा। तुमको तो ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पर जब है इलेक्ट्रॉन तो बताइए करंट कितना है। इसी इंस्टेंट पे अगर पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। और वेलोसिटी जो होता है, अगर तुम सर्कुलर मोशन थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वेलोसिटी जो होता है सर्कुलर मोशन के केस में हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो मान लो कि ये v वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। v क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड कहलाता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। तो बोला क्या क्वेश्चन में कि वेलोसिटी तो टेंजेंशियल है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है, और सपोज करो उसका वैल्यू v है, उसका वैल्यू क्या है? v है। तो एक सर्कुलर पाथ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो बताइए करंट कितना निकलेगा? तो बताइए करंट कितना होगा? क्वेश्चन समझ गया? तो करंट यहाँ इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करेगा तो हमको पता है फॉर्मूला I = होता है Q/T। तो Q का वैल्यू हम लगाएंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है सर, तो T हो गया। अच्छा, n का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। तो करंट बराबर क्या हो गया? I = हो गया E/T। अब ये T तुमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो ध्यान से देखो E का वैल्यू तो E है डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से जब यहाँ पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है सर? 2πr है, और स्पीड कितना है? डिवाइडेड बाय v। तो v ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ev डिवाइडेड बाय 2πr। बोले बात समझ में आया? e डिवाइडेड बाय 2πr। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? करंट हो गया। अब ये मैग्नेट में भी आएगा, ये वाला कंसेप्ट मैग्नेटिक से वो स्टार्ट करेंगे तो वहां भी आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन क्यों तुमको बोला गया है या क्यों ऐसा बोला जाता है कि आप इस क्वेश्चन को मतलब हम बताए हैं जो इसका कारण क्या है, या किसी बुक में दिया हुआ था कारण क्या है? कारण यही है, ध्यान से समझो, अब कनेक्ट करने का कोशिश करो। कारण क्या है कि तुम लोग पता है, ये बात पता है कि न्यूक्लियस होता है एक सर, होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है सर, होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है? ऑर्बिट होता है, पता है। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। अगर हम इस ऑर्बिट का बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है रिवॉल्व। यानी अगर एक एटम का अगर हम बात करें तो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है? ऑर्बिट होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है इस तरह से। यानी कहने का मतलब सर क्या यहाँ पर करंट भी होता है? यस, इसीलिए ये चीज हमको निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में कि बताइए कितना करंट है, यानी इतना करंट होगा इसमें। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट क्या होगा? देखो ध्यान से, आर को देखो, आर नीचे है, यानी जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट घटता जाएगा, है ना। और मान लो V पर, यानी V पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी अगर V बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। E तो बढ़ नहीं सकता, E तो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का, 2π तो कांस्टेंट है। बात समझ में आया? अच्छा, अगर तुमसे पूछे कि करंट का डायरेक्शन इसमें कैसा है सर, तो सर बहुत आसान है, करंट इलेक्ट्रॉन चूंकि ऐसे मूव कर रहा है इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन। तो करंट इन ए कंडक्टर हम लोग देखिए, ठीक है, करंट में जो कंडक्टर होता है वो केवल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है।
लेकिन करंट हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी निकालते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी निकालते हैं। वो क्या है, हम तुमको केमिस्ट्री से थोड़ा समझा रहे हैं, वो ध्यान से देखना। Na जो होता है, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 11 होता है सर। इसका अगर हम बनाएं तो सेंटर पे न्यूक्लियस, हाँ या ना? पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? और फिर तीसरा सेल अगर हम बनाए, ध्यान से देखो, तीसरा सेल में ये हम सोडियम बना दिए, ध्यान से देखना है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन सर? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। और Cl का एक बनाते हैं, ठीक है। Cl का कितना होता है सर? Cl का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होता है? 2 8 और 7। इसमें कितना होता है सर? इसमें 2 8 और 1 होता है। अब ध्यान से देखो, बनाते हैं हम इसको। सेंटर पे तो न्यूक्लियस है, पहला सेल, कितना सेल है? 3 सेल है, देखो, 2 से दूसरा सेल, और ये तीसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये क्या कर दिया? तीसरा सेल कर दिया, ध्यान से देखना, ये तीसरा सेल कर दिया। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 1 2 हो गया बात। अब तुमको पता है कि हम लोग जो नमक खाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, और फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो हम बताते हैं तुमको कि NaCl बना कैसे बात। तो तुम लोग को थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पता होगा कि कोई भी एटम क्या होता है? स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। जीवन में हर पर्सन भी क्या करना चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करता है। हम लोग अपने जीवन में स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं? जॉब लेके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। उसी तरह से कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन कैसे करता है सर? वो अपने आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है ना। यानी एटम जो होता है 2 रूल को फॉलो करता है, एक होता है डुप्लेट रूल और एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, और डुप्लेट रूल क्या कहता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? स्टेबल है। वो क्या है? स्टेबल है। और डुप्लेट रूल जो होता है वो केवल हाइड्रोजन के लिए होता है, बाकी ऑक्टेट रूल बाकी एटम के लिए है। समझ में आया? बाकी एलिमेंट के लिए। तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि ये NaCl बनता कैसे है? ये NaCl बनता कैसे है? ध्यान से देखो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये हाईली अनस्टेबल है। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसको चाहिए 8, दोनों को चाहिए 8। इसके पास है 1, उसके पास है 7। इसीलिए क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। ये जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? जो नमक हम लोग खाते हैं, वो जो तुम सिंपल सा एक कण देखते हो वो NaCl है। तो वो कैसे बनता है? तो होता ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? इसको ट्रांसफर कर देता है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। अब ध्यान से देखना, जैसे ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो हम नया डायग्राम नहीं बनाएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। मतलब इस ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के बाद इस ऑर्बिट में अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट नहीं है। अब ध्यान से देखो, कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? एटम जो होता है, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। मतलब न्यूट्रल होता है कहने का मतलब सर, उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, यानी Ne। अगर ऐसे लिखिए, क्यों होता है न्यूट्रल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसीलिए मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, दिखा दिए, तो देखो ध्यान से देखो, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी है। इसीलिए क्या है इसके पास? इसका नेट चार्ज क्या है? 0 है। इसके पास Na के पास नेट चार्ज क्या है? 0 है। तो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? वो इसीलिए न्यूट्रल होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। उसी तरह से ये भी न्यूट्रल है, इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। आप ध्यान से समझना, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, बाहर नहीं आ सकता। फिलहाल बस तुम इतना समझो कि हम केवल एक एटम से दूसरे एटम में केवल इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, प्रोटॉन को भेज नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है कब?
ये रिएक्ट करता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन का हम लोग बात करते हैं, तब न्यूक्लियस पिक्चर में आता है। अभी तुम्हारे पिक्चर में बस केवल आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही पिक्चर में रहेगा। बात समझ में आया? तो क्या होता है कि जब ये, अब ध्यान से समझना, अभी तो ये न्यूट्रल है, अभी तो ये क्या है, न्यूट्रल है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो हम मिटा दिए, एक इलेक्ट्रॉन जब ये अपना दे देता है तो इसको मिटा दिए। तो इसमें प्रोटॉन कितना है अभी, 11। देने के बाद प्रोटॉन थोड़ी घटा, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को मार दिया, बचा कितना, एक प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस जो है, यानी ये एटम जो है वो कैसा चार्ज हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। और अगर हम यहाँ तुमको दिखाएं तो Na+ हो जाता है, Na+। यहाँ पर देखो कोई चार्ज नहीं दिखाई दिया, अब हम इसमें क्या दिखा दिए, Na+ दिखा दिए। बात समझ में आया? इसको ट्रांसफर करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब ये ट्रांसफर, तो ये Na+ हो गया। बात समझ में आया? Na+ हो गया। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ध्यान से देखना, इसके पास शुरू में कितना प्रोटॉन था, सर इसके पास शुरू में प्रोटॉन जो था 17 था, और इलेक्ट्रॉन भी कितना था, 17 ही था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना बाबू, जो ये वाला दिया था, जो ये वाला दिया था इसके पास आ गया ना। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, 18 हो गया। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को मार दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया। इसका मतलब ये कैसा चार्ज हो गया, जो लेगा इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव चार्ज हो, ये निगेटिव हो गया और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर हम इसको यहाँ पर दिखाएं तो Cl- इस तरह से हो जाता है। ध्यान से देखो, इसको यहाँ दिखा रहे हैं, इसको यहाँ दिखाएं, ये क्या हो गया, ये Cl- हो गया। अब हम चार्ज के बारे में अगर तुमसे पूछे, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। Na और Cl एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जिस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी NaCl का फॉर्मेशन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वैसे बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है सर, जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये शेयर नहीं किया, ये दान कर दिया, डोनेट कर दिया, और ये एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये रिजल्टेंट क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। यही नमक हम लोग खाते हैं। बात समझ में आया, ये NaCl बन गया। अब समझना बात, अब समझना बात, अगर तुम कभी पढ़ा होगा बचपन में तो बोला होगा कि अगर वाटर कैसा है, वाटर में करंट लगता है क्या। ये सपोज करो वाटर है, ये क्या है, वाटर है, समझो ये क्या है, वाटर है। ये वाटर है, इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी होता है लेकिन बोलता है। अगर तुम लोग कभी भी बच्चा में इस क्लास में कभी भी बोला होगा कि अगर उसमें नमक अगर थोड़ा सा मिला दे तो उसमें करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर से ध्यान से देखना, तो जैसे हम NaCl इसमें मिलाते हैं, होता क्या है, जो Na और Cl अलग अलग था, अलग अलग होकर जो बॉन्ड बना के NaCl बना लिया था, जैसे हम उसको वाटर में मिलाते हैं, जैसे हम वाटर में मिलाते हैं तो NaCl डिसोसिएट कर जाता है, Na+ बना लेता है और Cl- बना लेता है। बात समझ में आया, ये दो को बना दिया। बात समझ में आया। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी बिना बैटरी लगाए करंट नहीं मिलेगा। करंट का फॉर्मूला I=Q/T जो है, ये चार्ज किसमें भी हो सकता है। हम कंडक्टर का बात कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक का बात कर रहे हैं। अब मान लो कि तुम इसमें बैटरी लगा दिया, और अभी हम तुरंत बताए थे, बैटरी इस तरह से लगा दिया, मतलब करंट इधर दौड़ेगा और यहाँ पर आएगा। अब ध्यान से देख, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन सर इधर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, फील्ड का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसा होगा, फोर्स। लेकिन इस Cl- पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा सर, वो इधर होगा सर। यानी Na+ इधर जाएगा और Cl- इधर जाएगा। तो है तो ये चार्ज ही ना, अरे है तो ये चार्ज ही ना बाबू। तो हम Cl- और Na- के Na+ के कारण और Cl- के कारण हमको चार्ज करंट क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन अगर इधर दौड़ता था तो करंट का डायरेक्शन इधर होता था ना, होता था। अब हम जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई भी निगेटिव चार्ज, मान लो एक निगेटिव चार्ज है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल निगेटिव चार्ज हो, कोई जरूरी नहीं, ये एक निगेटिव चार्ज है। ये अगर इधर मूव करता है तो करंट हमको किधर मिलता है, इधर मिलता है, करंट का डायरेक्शन हमको इधर मिलेगा। ये करंट मिला हमको किसके कारण, निगेटिव चार्ज के कारण। इसको हम लोग आयन बोलते हैं, ये निगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है।
तो निगेटिव आयन के कारण करंट इधर मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव आयन का अगर हम बात करें तो इस पे फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा था। ओ सॉरी, चलो हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसा पिक्चर है वैसा ही Cl माइनस पे फोर्स इधर लग रहा है। ध्यान से देखो, हम Cl माइनस बना रहे हैं। Cl माइनस इस पे फोर्स इधर लगा, किस कारण से लगा सर? क्योंकि हम बैटरी कनेक्ट किए, तो बैटरी कनेक्ट के कारण ये फील्ड जनरेट हुआ इसके अंदर। ये फील्ड जो है इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा। और हम बोले थे फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू E, इसका जो चार्ज होगा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा फील्ड के, इधर ये इधर मूव करेगा तो करंट हमको इसके कारण किधर मिलेगा? करंट हमको सर इधर मिलेगा। ये I हो गया, किसके कारण? Cl माइनस के कारण। Cl माइनस के कारण हमको करंट इधर मिल गया। बात समझ में आया? अब हम Na को बनाते हैं। ध्यान से देखो, Na, ये Na है, Na पर तो प्लस है सर, इस पे फोर्स किधर लगेगा सर? इस पे फोर्स तो इधर ही लगेगा। वैल्यू क्या होगा सर? वो Q इंटू E होगा। यानी करंट हमको किधर मिलेगा? करंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ये करंट का डायरेक्शन है किसके कारण? Na प्लस के कारण। ये किसके कारण था करंट का डायरेक्शन? ये करंट का डायरेक्शन था Cl माइनस के कारण। देखो, क्लोरीन इधर चला, सोडियम इधर चला, क्लोरीन इधर चला तो करंट इधर आया, सोडियम इधर चला तो करंट इधर आया, यानी दोनों करंट क्या हो गया? एक ही डायरेक्शन में आ गया, यानी टोटल करंट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो I बराबर नेट करंट जो होगा तुम्हारा, यहाँ पर जो नेट करंट होगा वो करंट ड्यू टू Na प्लस और प्लस करंट ड्यू टू Cl माइनस के कारण। अब इस पे कितना चार्ज है? Na पर कितना चार्ज है बाबू? ध्यान से देखो, इसके पहले ये न्यूट्रल था, जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसके पास कितना चार्ज आया? +1 ही, यानी इसके पास जो आया वो चार्ज जो आया Na, इसका जो चार्ज आया, ध्यान से देखो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसमें जो चार्ज आया सर Q इक्वल टू Ne, इसके लिए n का वैल्यू कितना है? 1, एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, यानी इसका चार्ज हो गया E। ठीक है, इसका चार्ज हो गया E। और मान लो तुमको टाइम दिया हुआ रहेगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया। एक ही इलेक्ट्रॉन लिया ना सर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका मतलब इसके पास 2 चार्ज होता है, क्योंकि उसके पहले तो न्यूट्रल था ना। क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन लेने से पहले उसके पास टोटल चार्ज क्या था? 0 था। लिया तभी तो नेगेटिव हुआ, इस यानी इसको उसके पास नेट चार्ज होगा माइनस में, नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी लिया E ही, यानी E डिवाइडेड बाय T, यानी टोटल करंट क्या हो गया? 2E डिवाइडेड बाय T। बोल बात समझ में आया? तो ये होता है करंट, यानी करंट जो होता है कंडक्टर में वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, लेकिन किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण होता है। और हम तुमको बता दें, तुमको आगे चल के लास्ट में सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा, तो सेमीकंडक्टर में 2 तरह का चार्ज कैरियर होता है। कंडक्टर में केवल एक ही तरह का चार्ज कैरियर होता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर में 2 तरह का चार्ज होता है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक को बोलते हैं हम लोग होल। होल क्या होता है अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस जान लो कि 2 तरह का चार्ज होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक को बोलते हैं होल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और होल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। होल का चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, बस मैग्नीट्यूड सेम होता है और पोलैरिटी अलग अलग होता है। एक प्लस होता है, होल प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो वहां भी करंट हमको 2 कारण से मिलता है, इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण, प्रोटॉन नहीं, होल के कारण। समझ में आया बात? समझ में आया बात? तो टोटल करंट क्या हो जाएगा सर? जुट जाएगा। दोनों के कारण, हम एक के कारण निकालना सिखाए तो 2 कारण निकालने में कौन सा बड़ा बात है? समझ में आया? तो जब तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा बना देंगे। कंसेप्ट वही है, I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। अब तुमको सब कुछ दिया हुआ रहेगा तो सब कुछ हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो करंट हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर में, तो हम लोग को मेनली जो पढ़ना है ना वो करंट इन कंडक्टर ही पढ़ना है। ठीक है, हम बस केवल कंडक्टर का बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बस केवल कंडक्टर का बात करते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन इसमें भी रहता है किसी किसी में, तो हम इसको मेंशन कर दिए, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बात समझ में आया? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि क्या करंट केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, नहीं, करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी हो सकता है। क्या करंट केवल नेगेटिव चार्ज के कारण होता है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और प्रोटॉन के कारण भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के कारण भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम मेरा कंसंट्रेशन केवल कंडक्टर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें करंट जो होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बात करें जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस तुम लोग पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब तुम लोग पढ़ते हो उसमें, तो उसमें क्या होता है 2 तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसमें जो करंट मिलता है हमको दोनों के कारण मिलता है।
करंट का डायरेक्शन जो होता है सर वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है, यस सर। करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग ही होता है, यस सर। और दोनों का करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जुट जाता है। दोनों का करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम हो जाता है। और स्केलर सम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसीलिए हम दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। समझ में आया बात? दोनों क्या कर, तो करंट दो तरह का होता है ना, करंट दो तरह का होता है। एक करंट होता है एवरेज करंट और एक करंट होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट हमेशा हम लोग डिफाइन करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे डिफाइन किया जाता है वो हम तुमको बता रहे हैं। इंस्टेंटेनियस करंट जो डिफाइन किया जाता है, सपोज करो, आप ध्यान से देखना, जब भी हम करंट का बात कर रहे हैं तो अब मेरा फुल टॉपिक जो रहेगा वो कंडक्टर के लिए रहेगा, ठीक है। तो करंट आई बराबर हम क्या लिखे थे, एवरेज करंट बराबर लिखे थे चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टी। आप सपोज करो कि हमको इंस्टेंटेनियस करंट अगर डिफाइन करना है तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे डिफाइन करते हो वो हम तुमको बता रहे हैं। मान लो कि डीक्यू चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज है, कि बहुत छोटा सा चार्ज, यानी बहुत कम स्मॉल अमाउंट चार्ज। एक डीक्यू चार्ज जब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है, कंडक्टर का है, dt टाइम में अगर फ्लो करता है तो हम करंट उसमें डिफाइन करते हैं I इक्वल टू dq बाई dt और dq बाई dt। तो dq बाई dt, dq क्या है, स्मॉल चार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल चार्ज flows in dt टाइम, एकदम छोटा सा टाइम है, ठीक है। तो हम लोग उसमें इंस्टेंटेनियस करंट इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये जो करंट है वो कैसा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, लेकिन हम इसको हमेशा करंट बोलेंगे। बात समझ में आया? तो I इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। आप ध्यान से देखना, इस चीज को हम समझाते हैं तुमको, इस चीज को हम तुमको समझाते हैं कि क्यों हम I इक्वल टू dq बाई dt लिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो करंट होता है, यहाँ पर जो करंट होता है ना, यहाँ पर जो करंट होता है, ये जो करंट है ये कांस्टेंट होता है। ये करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम बोले ना कि I इक्वल टू q अपॉन t है, तो यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो हम तुमसे यहाँ पर इस चीज को हम दे रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर इस एवरेज करंट में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि सपोज करो कि तुमको बोला कि एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सपोज करो 2 एम्पियर करंट 2 सेकंड में क्रॉस किया। कितना सेकंड में, 2 सेकंड में क्रॉस किया। बोला कि अगर 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 2 सेकंड, देन फाइंड द चार्ज फ्लोन, आपको चार्ज निकालने के लिए बोला गया है। तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे, तो सर चार्ज बराबर लिखेंगे करंट इनटू टाइम, चार्ज बराबर लिखेंगे करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम, करंट क्या है सर, करंट 2 एम्पियर है, 2 इनटू, और टाइम क्या है सर 1 सेकेंड है, सॉरी 2 सेकेंड है, यानी चार्ज कितना हो गया सर, 4 कूलम। यानी कितना कूलम चार्ज फ्लो किया, 4 कूलम चार्ज फ्लो किया। और अगर तुमको पूछता कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो Q का वैल्यू आया है 4 कूलम, और Q का वैल्यू होता है Ne बराबर 4 हो जाएगा। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, तो Ne बराबर 4 हो जाएगा, यानी N बराबर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, और E का वैल्यू क्या था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। यहाँ से जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा, ध्यान से देखो, ये 4 चौक 16 यानी 0.4 हो गया। और ये मान लो कि वो ऊपर जाता है, ध्यान से देखो, तो N बराबर हम लिख देते हैं, इसको 100 ऊपर कर देते हैं, यानी 100 लिख देते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4, 18 कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय 4, ये पॉइंट को भी हटा दिए, कितना हो गया 25, यानी कितना हो गया, यानी n बराबर हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब इसको क्रॉस करेगा 2 सेकंड में, तब हमको 2 एम्पियर करंट मिलेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आई अगला चीज। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लिखे थे, ये एवरेज करंट में ये करंट कांस्टेंट होता है, ये करंट क्या होता है, कांस्टेंट। फिर हम तुमको बताया कि एक और करंट होता है जिसको कि हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। यहाँ पर जो करंट होता है ना बाबू, जब हम करंट लिखेंगे तो समझ आना बस के इंस्टेंटेनियस करंट का बात कर रहे हैं। ये जो करंट होता है, ये करंट जो होता है वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है।
ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। आप समझना, तो हम तुमको इस चीज को हम तुमको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट बना होता है I इक्वल टू dq बाई dt। dq क्या है सर? dq इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन dt टाइम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में dq चार्ज फ्लो किया है, दैट इज I इक्वल टू dq बाई dt। समझ में आया बात? आप जैसे मान लो कि एक वायर है, इसमें करंट तुमको फ्लो कर रहा है I इक्वल टू 4 + 2t। दिया हुआ है कि एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I इक्वल टू 4 + 2t, यानी कहने का मतलब 4 + 2t एम्पियर। ठीक है, t इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे यहाँ पर देखो तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 4 एम्पियर। t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 6 एम्पियर। यानी करंट जो है टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और ये एक वायर है मतलब कंडक्टर है, इसमें करंट इतना एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर तुमसे पूछेगा फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू वायर, क्योंकि चार्ज फ्लो को ही, जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट नहीं मिलेगा। करंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब चार्ज दौड़ रहा है। करंट अगर इधर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर नहीं दौड़ेगा तो करंट इधर आएगा नहीं। और हम केवल कंडक्टर का बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू वायर इन t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 2 सेकेंड। 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में करंट कितना फ्लो किया, आप ध्यान से समझना। तो हमको देखो वहां हम चार्ज बराबर क्या लिखे थे, q इंटू टी, सॉरी चार्ज बराबर क्या लिखे थे, I इंटू टी, लेकिन I वहां क्या था, कांस्टेंट था। ध्यान से देखना, हम उसको फिर से लिख रहे हैं। Q बराबर क्या था, I इंटू टी। जब चार्ज फ्लोन हमसे पूछेगा तो हम करेंगे चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू I इंटू टी। I जब कांस्टेंट होगा तब डायरेक्ट वो वाला चीज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर I कांस्टेंट नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे, ध्यान से देखना, तब हम एज्यूम करेंगे चार्ज जो है, मानेंगे कि लेट अस एज्यूम कि dq चार्ज फ्लो किया कितना टाइम में, dt टाइम में। dq चार्ज फ्लो किया कितना टाइम में, dq टाइम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। dq बराबर I इंटू dt। समझ में आ रहा बात, I इंटू dt। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देखो, ये वो फॉर्मूला है जिसमें करंट कांस्टेंट होता है। आप ध्यान से देखो, मान लो अगर हम तुमसे पूछे कि मान लो कोई टाइम t हो रहा था, कोई भी टाइम t हो रहा था, वो उसको हम t बोले हैं, उस समय करंट क्या था सर, उस समय करंट का वैल्यू 4 + 2t है। ठीक है, जिसमें टाइम t है, देखो ध्यान से, जिसमें टाइम t है, t का वैल्यू किसको सकता है, मैं एज्यूम किए हैं t, कोई भी टाइम t, उस समय करंट क्या था, 4 + 2t था। जब टाइम t से t + dt होगा, मतलब टाइम t से t + dt हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो वो हम माने हैं कि इस dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, dq। कितना चार्ज फ्लो किया, dq। जिसमें टाइम t था उसमें करंट क्या था, 4 + 2t था। जब टाइम t से t + dt हुआ, तो हम उसमें एज्यूम किए कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया, dq चार्ज फ्लो किया। यानी dq बराबर हम क्या लिखेंगे, dq बराबर लिखेंगे I इंटू dt, लिखेंगे I इंटू dt। आप ध्यान से देखो, I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है 4 + 2t इंटू dt, और ये dq चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है जो कि कितना टाइम में फ्लो किया है, dt टाइम में। लेकिन हमको पूछ रहा है कब से कब, 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में। इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान से देखो, यहाँ इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर टाइम 0 है और यहाँ पर टाइम कितना है, 2 सेकंड है। और यहाँ पर जब टाइम 0 था उसमें चार्ज जो भी हो हम उसको 0 मान लिए, क्योंकि हमको 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में पूछ रहा है। और 2 सेकंड में चार्ज कितना हुआ, वो q हो गया। तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q, अपर लिमिट q, लोअर लिमिट माइनस q, यानी q हो गया। यानी ये सिंपली क्या हो गया, q हो गया, बराबर 4 बाहर चला जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, ये हो जाएगा 4t प्लस 2dt। 2t dt का इंटीग्रेशन होता है t²/2, तो ये हो गया t² और 2 कैंसिल हो गया। अब अपर लिमिट पुट कर दो, ये है 2 और ये है 0, तो 2 पुट करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा,
ये 8 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 4, यानी अपर लिमिट पुट कर रहे हैं हम, देखो 4 2 जा 8 और 2 2 4, यानी 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 और माइनस लोअर लिमिट। लेकिन जैसे लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो गया, 4 इंटू 0 0 और t 0 का स्क्वायर 0 यानी 0 यानी इक्वल टू क्या होगा 12, यानी 12 कूलम चार्ज क्या किया फ्लो किया कितना से कितना सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड के बीच में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, यहाँ पर करंट क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मान लो करंट कांस्टेंट है, ध्यान से समझना, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं अगर 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो किया तो अगला 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया होगा 10 सेकंड ही, तभी करंट कांस्टेंट मिल रहा है। यहाँ करंट क्या है वेरिएबल है, यानी हर सेकंड चार्ज अलग अलग फ्लो कर रहा होगा, पर सेकंड चार्ज का फ्लो जो होगा वो अलग होगा, तभी तो करंट वेरी कर रहा है, बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करंट। इफ करंट इज वेरिएबल इट मींस चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज डिफरेंट। समझ में आ रहा बात, समझ में आया? तो ये जो करंट है वो क्या है इंस्टेंटेनियस करंट है, ये जो करंट है वो क्या है इंस्टेंटेनियस करंट है। इसका भी SI यूनिट क्या होगा एम्पियर ही होगा, इसका भी SI यूनिट क्या होगा एम्पियर ही होगा, ठीक है, इसका SI यूनिट भी क्या होगा एम्पियर ही होगा। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ अब एक टॉपिक है, क्या है उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसका नोटेशन जो है वो J है और इस पे वेक्टर का साइन दिए है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, हम एक ऐसे कंडक्टर बनाए थे, हम एक ऐसे कंडक्टर बनाए थे, ऐसे कंडक्टर बनाए थे और इसमें करंट हम ऐसे दिखाए थे I, और करंट इधर से निकल रहा था I, ये वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सपोज करो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अच्छा ध्यान से देखो, अभी करंट जो है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है ना, एकदम परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया, करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली, यानी करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट डेंसिटी को जो डिफाइन किया गया ना, करंट डेंसिटी को जो डिफाइन किया गया वो क्या डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से देखो, डिफाइन किया गया कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। बात समझ में आया? करंट क्या है करंट पर यूनिट एरिया। बात समझ में आया? तो J इज इक्वल टू हो गया I, J इज इक्वल टू हो गया I डिवाइडेड बाय A। लेकिन ये करंट कौन सा करंट होना चाहिए, ये करंट वो करंट होना चाहिए जिस एरिया को क्या कर रहा हो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा हो। ये एरिया जो है ध्यान से देखो, ये वो एरिया है और यहाँ पर करंट क्या है परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। तो हम लिखेंगे J बराबर I डिवाइडेड बाय A, यानी करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कॉल्ड करंट डेंसिटी, कॉल्ड करंट डेंसिटी। और एरिया कौन सा होना चाहिए, एरिया परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए, ठीक है, एरिया क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए। ध्यान से देखो, अब तुमसे हम पूछते हैं कि करंट का तुम्हारे पास फॉर्मूला था, करंट का फॉर्मूला तुम्हारे पास था I इज इक्वल टू Q/T एवरेज करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू dQ/dt। तुम लोग बात क्यों कर रहा है, तो I इज इक्वल टू dQ/dt। ध्यान से देखो, अब हम तुमसे पूछते हैं कि करंट का एक ये फॉर्मूला में करंट भी है, इसका मतलब अगर करंट डेंसिटी दिया हुआ रहेगा और एरिया दिया हुआ रहेगा तो करंट तुम निकाल सकता है। यानी करंट निकालने का दो तरीका है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये सब कब निकालेंगे जब चार्ज और टाइम दिया हुआ रहेगा। यहाँ से हम करंट लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से करंट लिख सकते हैं, करंट बराबर J इंटू एरिया, J इंटू एरिया लिख सकते हैं ना, करंट बराबर J इंटू एरिया। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखना, हम इसको और अच्छा से डिफाइन करेंगे। अभी हम क्या किए हैं, अच्छा और एक चीज हम बताते हैं कि एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया क्या होता है, ये जो एरिया है ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है।
और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तभी हम यहाँ पर वेक्टर का नोटेशन हटा रहे हैं, यहाँ भी हटा दे रहे हैं। तो जे बराबर क्या होगा, आई डिवाइडेड बाई ए। आई डिवाइडेड बाई ए यानी हम आई बराबर लिख सकते हैं जे इंटू ए। अब से ध्यान से देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है, ध्यान से देखो यहाँ पर हम बोले हैं कि करंट डेंसिटी के पास क्या क्या होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। सर मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो आई बाई ए के बराबर होगा। करंट पता होगा, एरिया अगर पता होगा, डिवाइड कर देंगे तो हमको करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। सर डायरेक्शन आप बोले इसमें डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन किधर है, तो करंट का डायरेक्शन है क्या है, करंट तो सर ऐसे जा रहा है, इसका मतलब करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही है। समझ रहा बात, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही है। बात समझ में आया, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब समझना, ये वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। और हम क्या बोले हैं, हम बोले कि सर एरिया भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ध्यान से देखना, एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखो, ऐसे है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसमें परपेंडिकुलर तुम दो डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर, हाँ या ना, है ना। इस सर्कल पे तुम एरिया का दो डायरेक्शन बना सकता है। मान लो इसका रेडियस r है, तो पाई r स्क्वायर, अगर हम इसका रेडियस r मान ले, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर r है, तो इसका एरिया जो होगा वो पाई r स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड पाई r स्क्वायर हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड हो गया पाई r स्क्वायर। तो डायरेक्शन सर, तो डायरेक्शन हम इधर ले लिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी ले सकते थे, इधर भी हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते थे। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आया। लेकिन अब ये क्वेश्चन होता है कि सर आप ये वाला सेलेक्ट क्यों किए, तो हम बोले कि जिधर करंट का डायरेक्शन हो उधर ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लो, लेकिन परपेंडिकुलर। समझ में आया। तो हम ध्यान से देखो यहाँ पर जे, अब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, जे भी वेक्टर ए भी वेक्टर, यानी आई बराबर जे। ध्यान से देखो, जे वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, आई बराबर जे डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जे ए कॉस थीटा होता है, जे ए कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, 0 है, तो वापस से जे ए आ गया कि नहीं, जो यहाँ से हम कैलकुलेट किए थे, आई बराबर जे इंटू ए, है ना। इसीलिए इन जनरल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इन जनरल जब भी हम डिफाइन करेंगे करंट को अगर डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी के टर्म में, तो हम डिफाइन करेंगे कि इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर whose वैल्यू इज जे ए कॉस थीटा। और इस केस में वैल्यू क्या है, जे ए है। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, यहाँ पर 0 है, थीटा क्या है, 0 है। और एक बात हम यहाँ पर तुमको बोले, क्या हम बोले कि इस वाले फॉर्मूला में जो ये एरिया है, ये वो एरिया है जिसको करंट कैसे क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। कैसे क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। यानी कहने का मतलब आप देखो, हम इसको जनरलाइज करते हैं कि ये जो केस हमें स्पेशल केस से तुमको निकाल के दिखाएं, इसको हम तुमको जनरलाइज करके भी दिखा सकते हैं। कैसे, आप ध्यान से देखो। मान लो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे है, ये है वो एरिया, ये है वो एरिया, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, मान लो इसका रेडियस भी आ रही है, इसका रेडियस भी आ रही है, तो इसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। सर डायरेक्शन तो हम बोले थे कि डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी सर ऐसा, अब तो ऐसे है ना, ऐसे नहीं है, अब ऐसे है, तो ऐसे परपेंडिकुलर। और मान लो कि करंट इसमें जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। हम बोले थे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुमको उधर ही लेना है जिधर करंट हो, तो करंट इस साइड है, इसीलिए ये वाला नहीं लेंगे, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये है तुम्हारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आया मेरा। हाँ, करंट इधर था इसीलिए ये वाला लीजिए। अब ध्यान से देखो, अभी एंगल कुछ तो बना रहा है, उसको मान लिए थीटा, उसको क्या मान लिए, थीटा। तो इस केस में अगर तुम करंट डेंसिटी डिफाइन करेगा, ध्यान से देखना एकदम, इस केस में अगर तुम करंट डेंसिटी डिफाइन, क्या ये करंट इस एरिया को, इसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर है, यानी ए है, यानी क्या है, ए है, ए का वैल्यू हम लिख दिए इस केस में, ए है।
क्या ये करंट इस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है? सोच के बोल, ये वाला करंट इस एरिया और क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जब हम करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे बिना वेक्टर फॉर्म के, तो हम लिखेंगे करंट डेंसिटी J बराबर, हमको पता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया हम बोले थे वो वाला लेना है जो, तो करंट तो आई है लेकिन एरिया ए है, नहीं एरिया ए नहीं है सर। तो एरिया कैसे, आप ध्यान से देखना, अगर ये वाला प्लेन जो कि ऐसे है, ये अगर ऐसे होता, ये अगर ऐसे होता, इसका मतलब ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो ये करंट इस एरिया को, इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये जो हम ऐसे बनाए हैं, ये अगर हम ऐसे बनाते तो परपेंडिकुलरली क्रॉस करता ये वाला करंट, यानी हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। समझ में आ रहा बात? सर कौन सा कर लेते हैं? ये है ना, समझ रहा है, ये प्लेट है, प्लेट एक सर्कुलर प्लेट है ऐसे। अरे कितना आसान है, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया को ये करंट परपेंडिकुलरली नहीं क्रॉस कर रहा, और ये जो एरिया है ना बाबू, ये जो एरिया हम बनाए हैं आधा प्लेट, यहाँ से यहाँ तक, देखना मेरा उंगली, यहाँ से यहाँ तक बोर्ड के ऊपर है और यहाँ से यहाँ तक बोर्ड के अंदर है, ऐसे। समझ रहा बात? ये है, हम देखो दिखा देते हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है सपोज करो बोर्ड के अंदर है, और ये वाला पार्ट जो है बाबू वो बोर्ड के बाहर है। समझा? ऐसे है, तो हम बोल रहे थे ऐसे था, मतलब आधा प्लेट ऊपर है और आधा प्लेट अंदर है, बोर्ड के अंदर है। तो अभी तो ये परपेंडिकुलर नहीं क्रॉस कर रहा। हम बोले थे कि जे जब भी निकालेंगे एरिया वो वाला लेंगे जिस एरिया को वो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा हो। कौन? करंट। इसीलिए अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर इसी प्लेट को हम ऐसे अगर घुमा दें, दिया हुआ ऐसे, अभी इसका एरिया कितना है? ए है, तो ये एरिया अगर हम ऐसे कर देंगे तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ना, तो ये ए है तो इधर क्या हो जाएगा? ए cos थीटा हो जाएगा ना। इसका अगर हम कंपोनेंट इधर ले तो ए cos थीटा नहीं आ जाएगा? ए cos थीटा, ये है तुम्हारा थीटा, ये है तुम्हारा थीटा, और ये वाला वैल्यू क्या है? ए cos थीटा, ए cos थीटा। ध्यान से समझो, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे ए cos थीटा से, बिकॉज ये वो एरिया है जिस एरिया को करंट क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। तो ये हो गया जे। समझ में आया? नहीं तो फिर से यहाँ पर समझाते हैं, ध्यान से देखो। समझ बात को, हमें एक ऐसे करंट दिखा दिए, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ऐसे ओरिजिनल ए। अरे ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे है, तो इस थीटा एंगल बना रहा है ना, तो ये एरिया ए है, इस एरिया को परपेंडिकुलरली नहीं क्रॉस कर रहा है ना। लेकिन अगर इसी एरिया का कंपोनेंट तुम इधर अगर ले लो, यानी ये जो एरिया ऐसे था उसको अगर तुम ऐसे बना दो, कैसे बना दो सर? ऐसे। तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना तुमको बाबू, ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, इसका एरिया बाबू ए है जिसका डायरेक्शन ऐसे था। लेकिन अब जो एरिया है ना, इसी एरिया को नहीं परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये हमको दिया होता तो ये था, हम इसको क्या किए ना, ऐसे घुमा दिए, तो घुमा दिए तब इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा? इधर ए है तो इधर क्या हो जाएगा? ए cos थीटा हो जाएगा। समझ रहा बात? ये पूरा एरिया इसका ए है, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे कर दें, इस तरह से कर दें, तो ये एरिया ए cos थीटा हो जाएगा। अब ए cos थीटा को ये क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। जे बराबर लिखिए आई डिवाइडेड बाय ए cos थीटा, तो यहाँ से आई बराबर लिख सकते हैं ना, आई बराबर लिख सकते हैं जे ए cos थीटा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जे डॉट ए, जो कि हम वहाँ तुमको बताए थे, आसान केस में समझाने की कोशिश किए थे। ये हम केस को टिपिकल किए, एरिया को हम टेढ़ा बनाए कि परपेंडिकुलरली नहीं क्रॉस कर रहा है, तब भी वही आया जे डॉट ए। यानी समझ में आया बात? यानी करंट को हम, करंट डेंसिटी अगर हमको पता हो, करंट डेंसिटी हमको पता हो और एरिया अगर पता हो, तो करंट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे सर? निकाल सकते हैं I = जे डॉट ए से, जे डॉट ए से। समझ में आ रहा बात? अब इसमें एक और चीज ट्विस्ट है, इसमें एक और ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि सर I बराबर जे डॉट ए हो गया फॉर्मूला,
और अगर करंट निकालने के लिए करंट डेंसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो हम करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और ये कौन सा एरिया होगा? ये वो एरिया होगा जिस एरिया को करंट क्या कर रहा होगा? परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा होगा। अब ध्यान से देखो, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो सर इसका एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और कैसा क्वांटिटी है सर? क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड होगा सर आई डिवाइडेड बाय ए। डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन होगा वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, आई बराबर हम लिखेंगे जे डॉट ए, वहां भी देखो हम करंट बराबर आई बराबर जे डॉट ए ही लाए हैं, यानी करंट बराबर हम लिखेंगे जे डॉट ए। ये ऐसा कब लिखेंगे सर? ऐसा तब लिखेंगे जब करंट डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। करंट डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब करंट चेंज ना कर रहा हो। लेकिन अगर करंट चेंज करेगा ना, करंट डेंसिटी अगर चेंज करेगा, तब हम लिखेंगे आई बराबर जे डॉट डी ए, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया बात? तो ये कब यूज करेंगे? ये तब यूज करेंगे जब करंट डेंसिटी वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। ये कब यूज करेंगे? जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। समझ में आया बात? पूरे एरिया के लिए हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेशन एरिया पे है, तो हम इसको एंटायर एरिया के लिए जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको करंट पता चल जाएगा। बात समझ में आया? एंटायर एरिया, पूरे एरिया के लिए हम इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे। करंट डेंसिटी का मतलब क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझ लो। जैसे मान लो कि ये वो एरिया हम बना रहे हैं, अब जो हम एरिया बना रहे हैं ना, वो बोर्ड पे है, आधा बोर्ड के अंदर आधा बोर्ड के बाहर नहीं है। ये वो एरिया है जिसको ये वाला केस में, इस वाले केस में ध्यान से देखो, ये वो एरिया ए है, और सपोज करो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मान लो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ध्यान से देखो, करंट जे बराबर क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट डेंसिटी कांस्टेंट का है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? सपोज करो कि यहाँ पर करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है एक यूनिट एरिया, हम मान लो कि ये इसको एक यूनिट एरिया मान लें, तो यहाँ पर मान लो करंट डेंसिटी का वैल्यू 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो हर ऐसा यूनिट एरिया में करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ये मतलब है यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा बात? ये वाला समझ में आया? तो करंट हम निकाल लेंगे J इंटू ए। कब? जब J कांस्टेंट होगा सर। और कांस्टेंट का या यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? तो यूनिफॉर्म का यही मतलब है कि अगर हम इस एरिया से माने कि करंट डेंसिटी इस वाले एरिया में, इस छोटे से एरिया में 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, तो ऐसा ही एरिया, ऐसा ही सिमिलर एरिया अगर हर जगह हम बनाएं तो उसमें भी करंट क्या होगा? यही होगा। इसमें भी करंट क्या होगा? यही होगा। इसमें भी करंट क्या होगा? यही होगा। दिस इज द मीनिंग करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। गॉट इट? अब सपोज करो कि वही एरिया हम बना रहे हैं, टोटल एरिया, ये वो टोटल एरिया है, ये वो टोटल एरिया है। इसका टोटल एरिया क्या है? ए है। यहाँ भी टोटल एरिया क्या था? ए था। अब सपोज करो कि यहाँ पर करंट डेंसिटी का एरिया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिए, इस वाले एरिया में करंट डेंसिटी का वैल्यू 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा ही एरिया हम यहाँ पर लिए, यहाँ पर करंट डेंसिटी का वैल्यू 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी चेंज हो गया। सपोज करो कि यहाँ पर वैल्यू 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, यानी इसका मतलब क्या है? करंट डेंसिटी क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तब हम क्या करेंगे? तब हम एक छोटा सा डीए लेंगे। इसका मतलब समझा रहे हैं, छोटा सा एक डीए लेंगे। हम क्या करेंगे? हम एक ये समझाएं नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम क्या करेंगे? छोटा सा एरिया लेंगे डीए, ये डीए एरिया कंसीडर करेंगे और मानेंगे कि इसमें करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या है? जे है। और मानेंगे कि इस छोटे से एरिया के लिए करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके थ्रू करंट लिख देंगे हम I बराबर J डॉट डी ए। अरे जहां हम J डॉट ए लिखते थे वहां J डॉट डी ए लिखेंगे। ये J जो है नॉन यूनिफॉर्म है, बट इस छोटे से एरिया के लिए क्या है? यूनिफॉर्म है। अगर हमको टोटल निकालना है तो इस पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे ना बाबू, तो वही चीज हम इंटीग्रेशन की और यहाँ लिखे ए, मतलब एंटायर एरिया जो लिखे हैं, पूरे एरिया के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा? करंट डेंसिटी पता चल जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला की बात करें कि फॉर्मूला पे हमको कंसंट्रेट करना है। अपने पास फॉर्मूला है I = Q/T। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? ये कैसा करंट है सर? सर ये एवरेज करंट है। एवरेज करंट को हम लोग हमेशा ऐसे दिखाते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ये एवरेज करंट है।
ठीक है, ये पहला नंबर फॉर्मूला हो गया, ये इसका मतलब बताए। क्या हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं? तुमको ऐसे सोचना है, क्या हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं? हाँ, करंट निकाल सकते हैं। कब? जब चार्ज और टाइम दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पर जो करंट है वो क्या है? कांस्टेंट है ना, यहाँ पर जो करंट है वो कांस्टेंट है। क्या हम यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं? हाँ सर, यहाँ से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो चार्ज निकालेंगे तो लिखेंगे I × T, और ये जो करंट होता है यहाँ पर, ये करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ गया? इसी फॉर्मूला से हम करंट निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से हम चार्ज निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकंड होता है। ध्यान से देखना, इस तरह से तुमको समरी बनाना है। दूसरा, ये एवरेज करंट हो गया। इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है सर, वो I = dq/dt होता है। ऐसा यूनिट 1 एम्पियर, ये सब वैलिड है। ध्यान से देखो, I = dq/dt, इसका भी यूज है। सर यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? जब चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम के टर्म में दिया हो, यानी कहने का मतलब 40 + 2t² अगर दिया हुआ है और तुमसे पूछा है कि करंट एट t = 1 सेकेंड बताइए, तो हम क्या करेंगे? इस चार्ज के एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और t का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो हमको करंट पता चल जाएगा t = 1 सेकेंड में। यहाँ से हम चार्ज भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं सर? तो dq बराबर लिखेंगे I dt, लेकिन यहाँ पर जो I है सर, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और हम अभी तुरंत एक सवाल बना के दिखाए थे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चार्ज उसके बाद क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको चार्ज पता चल जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? इस दोनों फॉर्मूला का यूज समझ में आ गया? अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें तो करंट डेंसिटी अगर तुमको निकालने के लिए बोलेगा तो J बराबर लिखेंगे करंट डिवाइडेड बाय एरिया। सर ये वाला एरिया वो एरिया है जिसको एरिया करंट क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। और अगर करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं सर। करंट बराबर लिखेंगे सिंपली JA, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं J.A इन जनरल, J.A। समझ में आया? अभी यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अभी यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या है? ये ऐसा कब करेंगे? जब यूनिफॉर्म होगा। ऐसा कब करेंगे? जब ये यूनिफॉर्म होगा। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म का मतलब अभी हम पूरा डायग्राम बना के तुमको समझाएं। और दूसरा, यहाँ से सर हम अगर ये J नॉन यूनिफॉर्म हुआ, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो हम करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे सर? तो हम करंट डेंसिटी बराबर लिखेंगे J इन डॉट प्रोडक्ट DA, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे एरिया के लिए, तो हमको करंट डेंसिटी पता चल जाएगा। बोल, बात समझ में आया? अच्छा, करंट डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है सर, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर/मीटर² होता है। एम्पियर/मीटर² होता है। यहाँ पर हमको एक बात और भी बताए हैं, चौथा नंबर बाद में, और ये भी बताए हैं कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मैग्नीट्यूड तो हम बता दिए। रेक्टेंगल होगा तो लो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, सर्कल हो जाएगा तो पाई स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होता है सर? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जिधर करंट होता है वो वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। इतना ही फॉर्मूला बताए। और एक फॉर्मूला जो यूज किए हम लोग, वो क्या किए? Q = N यूज किए। N क्या है सर? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर। और E क्या है सर? E जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इतना ही हम तुमको फॉर्मूला के बारे में इतना बकबक की है आज। इतना तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, और काम इसी पे करना है। बिना बैटरी लगाए करंट कंडक्टर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तुमको जब भी क्वेश्चन में करंट निकालने के लिए बोलेगा तो ये सब फॉर्मूला तब वैलिड है, जब उसके अक्रॉस क्या कनेक्टेड है? सेल कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। समझ में आया बात?